अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। मलिहा ने वाकई सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर उस दिन जो किताब उसने इशू करवाई थी वो तीसरे दिन ही उसे वापस ले आई। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही उसे मोहतात नज़रों से हर तरफ का जायजा लिया था, और जब वो नज़र नहीं आया तो मुतमईन सी होकर किताब वापस करके बाहर आ गई। अच्छा हुआ जान छूट गई और मुझे खुद पर जबर भी नहीं करना पड़ा। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियां उतरते हुए उसने पथरीली रबिश पर कदम रखा और ठटक कर रुक गई। रबिश के साथ लगी दरख्तों की कतार में वो सामने ही एक दरख्त के साय में खड़ा बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। मलिहा को रुकते देखकर वो चलता हुआ उसके पास आ गया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आपने उस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसे बोला जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहता हो, और मलिहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई, मगर फौरन ही सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप या तो पागल हैं या दीवाने। मलिहा के चिढ़ने के जवाब में वो शरारत से बोला, इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही हैं? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी, मगर जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहा। वो उलझन भरे अंदाज में उसे हंसता हुआ देखती रही। अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर वो यूं हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप यूं हंस रहे हैं? जबरदस्ती अपनी हंसी रोककर उसने मलीहा को देखा और कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। मलीहा को फौरन ही उसके हंसने की वजह समझ आ गई। वो एक बार फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से उसे गालियों से नवाजने लगी। और मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी। किस लिए हूँ शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं। मलीहा ने सर को झटका और आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से कहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? उसकी आवाज़ पर मलीहा रुकी तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ। बस 5 मिनट, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मलीहा ने ज़रा ध्यान से उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लग रहा था। मलीहा ने सोचा, बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता है। अगर मैं तरीके से समझा दूं तो हो सकता है दोबारा परेशान न करे। सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश शरहन या कानूनन नाजायज़ है? बिल्कुल नहीं। मलीहा ने बोलने में सेकंड की देर नहीं लगाई। तो फिर? उसने पूछा। फिर यह कि एक चीज़ होता है मुआशरा, और जिस मुआशरे में आप और मैं रहते हैं वहाँ रास्ते में बैठकर शादियों के फैसले नहीं किए जाते। आप ठीक कह रही हैं। उसने भी पल भर की ताख़ीर के बगैर तायीद की। ऐसा करें, मुझे अपना एड्रेस दे दें और कल यही बात मेरे पेरेंट्स आपके घर जाकर आपके पेरेंट्स से करेंगे। तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, आप बात समझना ही नहीं चाहते। वो चिढ़कर बोली। जब मेरे बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं आपसे कहाँ मिली तो क्या कहूँगी कि रास्ते में रोककर आपने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने हाँ कर दी। आप में कुछ सेंस है कि नहीं? मुझे मालूम है कि ये ठीक नहीं है, मगर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्या कोई भी शख्स यकीन करेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, जिसका नाम मैं नहीं जानता था। अगर कुछ दिन पहले कोई मुझसे कहता कि रास्ते में किसी लड़की को रोक कर उसे शादी के लिए मनाओ, तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसा अहमकाना काम करने के लिए राजी नहीं होता। मगर अब मैं यही सोच रहा हूँ, ये सब बहुत अजीब है। मगर क्या इन अजीब बातों को सोचने के बजाय आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? वो मलीहा के पीछे बनी इमारत को देखकर बोल रहा था, जैसे उसे मुखातिब हो। धीमी मगर मजबूत आवाज में, नरम लहजे के साथ ठहर ठहर कर बोलता। बिलाशुबा उसकी आवाज में तस्खीर कर लेने की ताकत है। मलीहा कायल हो गई। वजदान अब मलीहा को देख रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। वो एक पल को रुका, फिर बोला, आप अगर चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, आपको हक है। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि कोई फैसला करने से पहले बस एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मेरी जिंदगी आपके फैसले से जुड़ी है। भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमुरवती से बोली। अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? वो इस तरह से बोला कि मलीहा ने घबराकर सर ही झुका लिया। तो वो पशमुर्दगी से मुस्कुराया। और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए हैं। ना मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, ना मैं आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बहुत चाहा था मैंने कि आपकी चाहत ना करूँ, मगर अब कर बैठा हूँ तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं रहा।
نہ जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है और मैं खींचा चला आता हूँ। मलिहा ने सर उठाकर देखा तो वो सर झुकाए सरगोशियां कर रहा था, मगर ये सरगोशियां भी इतनी वाज़ेह तो थीं कि उसके कान की लवें सुर्ख हो गईं। मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। अगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो? वह स्किन कलर के सूट पर ओढ़े मैरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जकड़े फरार के इम्कानात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराज़ी से बोला, आप हमेशा यही करती हैं ना? क्या? वे साख्ता वो बोली, यही कि जब बात आपके फैसले की आए तो फरार की राहें ढूंढ लें। ये क्या कह रहा है? उसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलीहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती हैं। फैसला तो फिर भी बड़ी चीज़ है। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इजहार भी करूँ। वो नरूठेपन से दिल में बोली। और ये तो नामुमकिन है कि आपकी कोई राय ही ना हो। मलीहा ने चौंक कर उसे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच सकती हैं तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच को ही छुपा लें, जिस तरह आप अपने जज्बात छुपा लेती हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपके जज्बात ही ना हों। जब महसूसात हैं तो जज्बात अपने आप ही उभर आएंगे। चलो, अगर हों भी तो किसी को क्या परवाह है। एक और तल्ख सी सोच उभरी। किसी और को ना सही, आपको तो अपने जज्बात की परवाह करनी चाहिए। वो आसान से समझा रहा था। जज्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शनाख्त महज वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद को महदूद कर लिया है। अपनी ज़ात के गिर्द खिंचे इस हिसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हिसार को पार कर ही ले, मगर आप खुद इस हिसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलिहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा था। शायर ने कहा था, मेरा भी चेहरा पढ़, मेरे भी हालात बता। मलिहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से उसे पढ़ रहा था जैसे खास तौर पर इसी काम से आया हो। वह घबराकर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलिहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से उसकी यह हरकत भी छुपी नहीं रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है। ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे खामोश देख कर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया है? वो अभी खामोश रही तो वजदान ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने? आप जितना चुप रहती हैं ये इतना ही बोलती हैं। बस सुनने वाला होना चाहिए। मलिहा ने फौरन ही पलकें गिरा लीं तो वो उसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया। अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलिहा को याद आई कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और उस दिन उसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करती और मैं आपको, एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्स कर लिया है। मगर क्या आपको पता है कि आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है। आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए मैं वो रास्ता खो जाया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलिहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कुछ कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी। नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछे कि मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। वो मलिहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। उसकी स्याह मकनातीसी आंखों की कशिश ने मलिहा को गुमसुम सा कर दिया था। क्यों? वो इतनी हल्की आवाज में बोली कि वजदान ने शायद सुना भी ना होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्स किया है खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि उसके लहजे में तस्खीर कर लेने की ताकत है तो ये क्यों ना मानी कि वो उसे तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधे अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा, अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफे पर बाबा जान और मलिक नासिर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी थी। बेटी, जरा हमारे पास तो आओ। उसे आवाज देने वाले मलिक नासिर अब उसे बुला रहे थे। पास जाकर उसे सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम सी क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है। उसे तरदीद करना चाहिए। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले।
ये बात भी सही है। वो हंसे थे। मलिक अंकल, मैं जाऊं? मौका देखते ही उसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। हाँ बेटी, जाओ। वो उठने लगी तो अजहर फारूकी ने उसे कहा, मलिहा, चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहां से उठकर किचन की तरफ से गुजरते हुए उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वह नीचे से ही देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वह हैरान होती कमरे में आई तो उसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो उसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिया को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो, और ना कभी बाबा जान ने ही जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही उसने पूछा। वो कैनवस रखकर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसा कि मेरी स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर के प्रैक्टिस की है। पता है, तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकालकर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचनी शुरू की थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी ही, साथ में सजा भी मिली थी। और पूरा जर्नल दोबारा बनाना पड़ा था, वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ, मुझे याद है। अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खिजालत मिटाने को वो बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुमने रोना शुरू कर दिया। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी जोर जोर से रोऊं। वो हंसते हुए मजे से बोले और उनके अंदाज पर मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर करवाऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट्स खाती थी कि मुझे यकीन था कि बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुननी है कि रट लगाती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मजा आता था। हाँ, याद है। उनकी बातों पर बेतहाशा हँसती मलिहा हँसी के बीच में बोली, और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते-सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डाँट भी पड़ती थी। और पता है, मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलिहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया था। नूरुल हुदा ने आँखें सुकेर कर उसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डाँट पड़वाती थी? हाँ, वो उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डाँटतीं और आप फ़ौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू-शुरू में मैं डर भी जाती कि अब आप मुझे डाँटेंगे या कम से कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएँगे। मगर आप मुझे डाँटे बगैर रोज़ कहानी भी सुना देते। तुम्हें कोई कुछ ना कहे, इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता और तुम इस बात का मज़ा लेती थीं। उन्हें जैसे वाक़ई सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर यही कहूँगी कि गलती सिर्फ़ मेरी नहीं थी। आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शय परी शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ़ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सभी शरारतें छोड़ दीं। और अम्मी भी तो कहा करती थीं, नूरुल हुदा ने ही मलीहा को बिगाड़ रखा है। और मैं सचमुच ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन ना चले गए होते। हाँ, हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छूट गई थी। मगर वहाँ कितने दिन तुम्हें याद करके मैं उदास रहा था, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बार-बार फ़ोन करता कि तुम्हारी आवाज़ ही सुन लूँ, मगर हर बार जवाब मिलता, मलीहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज़ थी, उसने आहिस्ता से कहा। वो क्यों भला? नूरुल हुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे। ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक्त बस आपके साथ ही तो गुजरता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए जब आपका फ़ोन आता तो मैं छुप जाती थी। इतनी लंबी नाराज़गी कि फिर सालों तक बात ही नहीं की, वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फ़ोन तो मैं भी किया करती थी। हाँ, साल में 1 बार, ऐसी भी क्या नाराज़ी? नाराज़ी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक ही थी, मगर फिर बहलने के साथ-साथ मैं आपको भूल भी गई थी। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी? 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्दी अजनबी हो गए थे आप, इसीलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। शांता था, तुम मुझे भूल चुकी हो। वो अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलिया को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे, और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह बातों-बातों में वो उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। फ्रेंड्स,
انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی، پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ ہو گاڈ! وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ خجل سی ہوگی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدا کی اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بیوی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے۔ پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدا کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدا نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا۔ پھر باقی کام کل نمٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی۔ مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھیڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولے، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اسے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونڈوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں اور اس دن کارڈز دینے بھی تو آئے تھے۔ یہ تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزن کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اسے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے،
फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिया के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइजर का ऑफिस है, और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है। वो नक्शे को देखते ही हुए मुख्तसरन बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के दो चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। दो ऑफिस बनवाएंगे? उसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शे दो अलग इंजीनियर से बनाए हैं, और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। जरा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलिहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्ट में फर्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। उसने अभी गुरेज किया तो नूरुल हुदा को चिढ़ से गए। एक जरा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और इसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समातों में बाजगश्त करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया। हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रख के उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। फिर मलिहा ने उनके चेहरे से नजर हटाकर नक्शों को देखा, और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने उस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं? वो उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं उन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं। सोचा उनसे ही बात करूं। उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे। घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलीहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलीहा नवाला चबाना भूलकर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं। सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे। तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलीहा की हलक में नवाला अटक गया। उसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपनी ही कही जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और वलीमा के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मलिका ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वह इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलीहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना ख़त्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलीहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो के वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए। मगर पापा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा। उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले। कल जब मामू तुम्हें लेने आए थे तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी। उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है।
ان کی चालाकी समझ कर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे। क्या खाक ईमानदारी है? शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीधे दोज़ख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है, चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलीहा हिली भी नहीं। उसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा? और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर उसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह न सकें। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना? भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिहा तब कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रखकर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फौत हो जाएंगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुलबाना भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर एक हफ्ते की ही तो बात है। फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो, यहाँ से निकल चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठती कहने लगी, हाँ दी भाई, ऐसे करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चले जाऊंगी। फिर वलीमा में तो आप आएंगे ही। तो फिर आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी होगी तो आप कौन सा कवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़ कर आऊंगा कि कभी चाह कर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलीहा भी, हादी भाई बात सुने, कहती उनके पीछे आई, मगर दरवाजा धाड़ करता उसके मुंह पर बंद किया। मलीहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकालकर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पहनकर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा, ज़रा बताना तो, दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड में रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना ज़रूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने दो बदू जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना ज़रूरी क्यों समझती हो? उसने सर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह उनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से दोनों टाइयाँ निकालकर हाथ में पकड़ी ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बांधने लगी। गैर इरादी तौर पर ही नूरुल हुदा की निगाह उस पर टिक गई थी। वो उस वक्त सफ़ेद रंग के जारजट की शलवार पर शिफोन की कमीज पहने सफ़ेद शिफोन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आवेजे थे, आंखों में काजल की पतली सी लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि नूरुल हुदा से देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नॉट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलीहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूरुल हुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे। मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिया के अक्स पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। उनकी आवाज़ से मलिया हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कि कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो, क्या बेकार की बात कर रहे हैं? 1 मिनट, उसे रुकने का कहकर नूरुल हुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरुल हुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिली चाहिए। और मरिया फौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जे थे।
नूरुल हुदा से एक कदम पीछे अंदर आती मलीहा ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबराकर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से उसे अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका इशारा नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी। फिर भी बाबा जान की उकाबी निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया था। नूरुल हुदा मलिहा को साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुक कर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज कहने आए थे। वो अभी तक किसी ख्याल के जेरे असर थे, जेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा उनकी मानी खेज मुस्कुराहट का मतलब तो न समझे, पर उसे ही गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज कहकर पलट गए। मलिहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज बाबा जान कहा और उनके साथ हो ली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक्त भी मलिहा का हाथ उनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए उन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।